तो बैंक्स कितने प्रकार के होते हैं? कौन से? क्या चीज? हाँ, ये भी एक क्लासिफिकेशन है, लेकिन ये बहुत ही नैरो क्लासिफिकेशन है। ये तो आप ओनरशिप के आधार पे क्लासिफिकेशन बता रहे हो, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। एक होता है ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटीज, ठीक है। एक्टिविटीज के आधार पे सबसे पहला आता है सेंट्रल बैंक, ठीक, किसी भी देश में एक ही होता है। सेकंड आता है कमर्शियल बैंक, ठीक, कमर्शियल बैंक वो होता है, अपन ने समझा था, जो कि प्रॉफिट मोटिव से काम करता है। थर्ड आता है कोऑपरेटिव बैंक, ठीक, यानी कि सहकारी बैंक। चौथा आता है रीजनल रूरल बैंक्स, आरआरबीज या ग्रामीण बैंक जिसको अपन कहते हैं। फिर उसके बाद अब आने लगे हैं आजकल स्मॉल फाइनेंस बैंक, और एक आने लगा है पेमेंट बैंक्स, ठीक। इतने किस्म के बैंक होते हैं। इंडिया में एक और कैटेगरी होती है जिसको कहते हैं शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक। शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक पता है, अपन ने डिस्कस किया है। ये आरबीआई एक्ट 1934 के शेड्यूल 2 में जिन बैंकों का नाम होता है वो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक होते हैं, ठीक है। वो शेड्यूल में उनको शामिल किए जाने का आधार होता है उनकी टोटल डिपॉजिट्स और उनकी कैपिटल। एक पर्टिकुलर लिमिट तक की कैपिटल यदि इससे ऊपर आपकी है और आप आरबीआई के कुछ नॉर्म्स को फॉलो करते हो तो आप शेड्यूल्ड बैंक बनने के लिए पात्र हो। क्या चीज? कौन सा? मतलब नहीं, हमने तो लास्ट में पेमेंट्स बैंक बोला था। पब्लिक का ट्रस्ट बनाए रखने के लिए ही उन्होंने 200 करोड़ का रिजर्व रखा है। ये ट्रस्ट वाली चीज जो है, अच्छा, ये हम 200 करोड़, ऐसा नहीं है कि आरबीआई के पास केवल 200 करोड़ ही है। आरबीआई की हिस्ट्री, आरबीआई के इतने सालों का जो ट्रांसपेरेंट फंक्शनिंग रही है, और ट्रांसपेरेंट तो ठीक है, न्यूट्रल फंक्शनिंग जो रही है अभी तक, उसके आधार पे हमें ऐसा लगता है कि पब्लिक का आरबीआई पे पूरा ट्रस्ट है, ठीक। और 200 करोड़ रुपए वो मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि उससे नीचे नहीं जाया जा सकता किसी भी हालत में। आरबीआई के पास वास्तव में उससे कई गुना ज्यादा रिजर्व है, मतलब कई हजारों गुना ज्यादा रिजर्व है। यदि काफी सारे लोग भी आकर अपने पैसे के बदले में अपना गोल्ड मांगने लगेंगे तो आरबीआई उनको देने की क्षमता रखता है। बल्कि आरबीआई के पास दुनिया के सबसे बड़े गोल्ड स्टॉक्स में से एक है, गोल्ड बुलियंस में से एक है ना। और अक्सर अपन पेपर में तो पढ़ते रहते हैं कि जो विदेशी मुद्रा का भंडार है वो इतने रिकॉर्ड से ऊपर, इतना रिकॉर्ड पे पहुंचा। आज हर दूसरे दिन आरबीआई का विदेशी मुद्रा भंडार एक नया रिकॉर्ड बनाता है। तो आरबीआई के पास रिजर्व बहुत ज्यादा है। वो मिनिमम रिजर्व सिस्टम आरबीआई का एक लागू किया जिसमें 200 करोड़ को बॉटम लाइन रखा गया कि उससे नीचे कभी नहीं जाया जाएगा। 1956 में 200 करोड़ की बॉटम लाइन अपने आप में ही बहुत ज्यादा हुआ करती थी। उस समय के लिए पब्लिक का ट्रस्ट गेन करने के लिए 200 करोड़ रुपए बहुत ज्यादा थे, है ना। नहीं, टेम्पल्स का गोल्ड आरबीआई ओन नहीं करती। बिल्कुल नहीं, टेम्पल्स का गोल्ड उस टेम्पल के ट्रस्ट का होता है। नहीं नहीं, आप नेशन की वेल्थ कैसे निकालते हो? जीडीपी से। बिल्कुल नहीं होगा, वो प्राइवेट फंड, वो प्राइवेट पैसा है। आप देखो, आप कभी भी इकोनॉमिक्स में किसी देश की वेल्थ को कैलकुलेट नहीं करते, आप उसकी जीडीपी को कैलकुलेट करते हो। जीडीपी एक मूविंग फिगर होता है। जो टेम्पल का गोल्ड होता है वो एक जगह रुका हुआ है, वो मूव नहीं कर, मतलब आप तो बल्कि ये समझ लो कि उतना पैसा इकोनॉमी से बाहर है, क्योंकि टेम्पल उसका इस्तेमाल नहीं कर रहा है।
नेशन की वेल्थ में आप कैसे लाओगे? नेशन की वेल्थ वो होती है जो कि पूरे पब्लिक की हो। ऐसी चीज को आप नेशन का वेल्थ कहोगे जिसपे पूरे पब्लिक का कॉमन अधिकार हो। उस टेम्पल में जो गोल्ड है उस पे पूरी पब्लिक का कॉमन अधिकार नहीं है। आप एज अ सिटीजन जाके बोल सकते हो कि यार हम इसमें से एक अंगूठी ले रहे हैं क्योंकि ये हमारा हिस्सा है, नहीं ले सकते ना आप, उस पर आपका कॉमन अधिकार नहीं है क्योंकि। लेकिन आप एक 500 रुपए का नोट आरबीआई के पास ले जाके उससे उतने उतने का सोना ले सकते हो। किस चीज में? यदि आप परचेज कर रहे हो तो, कि यदि आप एक्सचेंज करा रहे हो तो? टेम्पल्स के पास, हाँ हाँ, टेम्पल्स को टैक्स लगता है, बिल्कुल टैक्स लगता है। हमें ऐसे कोई लिमिट का आइडिया नहीं है। बाकी टेम्पल्स के ऊपर टैक्स लगता है। उन्हें अपने साल भर में आने वाले डोनेशन को डिस्क्लोज करना होता है, उसकी ऑडिट करानी पड़ती है और उसके आधार पे उनके टैक्स का निर्धारण होता है। बिल्कुल बिल्कुल ऑडिट होती है। हर मंदिर ट्रस्ट का एक सीए होता है। अभी तक ऐसी नौबत नहीं आई। नहीं, गवर्नमेंट टेम्पल से गोल्ड क्यों खरीदेगी? गवर्नमेंट को तो अपना काम चलाने के लिए पैसे की जरूरत होती है, गोल्ड की थोड़ी ना। उसको तो पैसों की जरूरत है। देने वाले को या लेने वाले को? देने वाले का तो टैक्स बचता है, देने वाले का टैक्स बचता है उससे। क्यों चुराया? तो भाई देखो, डोनेशन में दो पार्टी होती है, एक दान करने वाला होता है और एक दान लेने वाला होता है। तो जो दान करता है, यदि एक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा एक लिस्ट तैयार की जाती है, या आप कहो कि एक तरह से लाइसेंस जारी किया जाता है। यदि आप उस लाइसेंस्ड ऑर्गेनाइजेशन के पास डोनेशन देते हो तो आपके दिए हुए डोनेशन के अमाउंट से आपका इनकम टैक्स घट जाता है। 100% भी घट सकता है। ये जैसे कि प्रधानमंत्री राहत कोष है या मुख्यमंत्री राहत कोष है। मुख्यमंत्री राहत कोष और प्रधानमंत्री राहत कोष में एक अंतर है। यदि हम आज 10,000 रुपये प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में देते हैं तो उस 10,000 के ऊपर हमें टैक्स नहीं देना पड़ेगा। मुख्यमंत्री राहत कोष में यदि हम 10,000 रुपये देते हैं तो हमें उसके 50% पे टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि 5,000 से हमारी टैक्सेबल इनकम घट जाएगी। इसी तरह से जो मंदिर ट्रस्ट होते हैं, जो रिकॉग्नाइज्ड है, जो आईटी एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर्ड है इस चीज़ के लिए 80G में, यदि हम उस किसी मंदिर ट्रस्ट में डोनेशन देते हैं तो हमारे उतने अमाउंट पे टैक्स नहीं लगेगा। अब दूसरी पार्टी आती है दान लेने वाली, तो दान लेने वाली ट्रस्ट के ऊपर उस दान की राशि पर टैक्स लगता है। हाँ, क्योंकि वो उनकी इनकम है, उनके पास इनकम का वही सोर्स है। ये जो क्लब्स होते हैं, क्लब के पास इनकम का क्या सोर्स होता है? सब्सक्रिप्शन। तो उनको अपनी सब्सक्रिप्शन इनकम के ऊपर टैक्स देना होता है। जिसे मिला उसको बिल्कुल लगेगा। नहीं, गिफ्ट टैक्स नहीं लगेगा। अरे भाई, एक बैट्समैन है जो प्रोफेशनल क्रिकेटर है, उसके लिए सोर्स ऑफ इनकम क्या है? मैच फीस है और मैच से मिलने वाला रेवेन्यू है। बिल्कुल उसके ऊपर उसका इनकम टैक्स लगेगा। लेकिन यदि आज विराट कोहली यदि बैटिंग करता है और उसको मैन ऑफ द मैच मिलता है जितना भी पैसा, तो उस पर उसको इनकम टैक्स लगेगा। लेकिन यदि विराट कोहली केबीसी में जाके कोई पैसा जीतता है तो उसके ऊपर उसको गिफ्ट टैक्स लगेगा। क्यों? क्योंकि वो उसका प्रोफेशन नहीं है, उसका प्रोफेशन क्रिकेट खेलना है। क्रिकेट खेल के वो जितने भी पैसे कमाएगा उस पर उसकी इनकम टैक्स लगेगी। ठीक है, वो उसको आप गिफ्ट टैक्स से कंफ्यूज मत हो। गिफ्ट टैक्स एक अलग चीज होती है। गिफ्ट टैक्स मतलब वो पैसा होता है जो आपको वैसे नहीं मिलना चाहिए था। हाँ, जो आपके रेगुलर प्रोफेशनल एक्टिविटीज के माध्यम से आपको नहीं मिलता। ठीक, अपन बैंक्स पे आते हैं। तो अपन ने, अच्छा, जो अपन ने बैंक्स देखे उसके अलावा एक होते हैं सेविंग्स बैंक। ठीक है, आज के समय सेविंग बैंक का एग्जिस्टेंस नहीं होता क्योंकि सभी कमर्शियल बैंक बन चुके हैं।
फिर उसके अलावा होते हैं इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक, ठीक, जैसे कि ICICI, बिल्कुल। उसके बाद होते हैं लैंड डेवलपमेंट बैंक्स, लैंड डेवलपमेंट बैंक्स। और फिर होते हैं एक्सचेंज बैंक्स, ठीक। बैंक के फंक्शंस को अपन प्राइमरी और सेकेंडरी दो टाइप में बांट सकते हैं। अच्छा, पहले सबका मतलब समझ लें। सेविंग बैंक मतलब वो होते हैं जो केवल लोगों को सेविंग एनकरेज करने के लिए बनाए जाते हैं। आज के समय एग्जिस्टेंस में नहीं है, क्योंकि आज के समय वो सारे के सारे कमर्शियल बैंक्स हो गए हैं, या कमर्शियल बैंक्स आपको सेविंग बैंक की सुविधा प्रदान करने लगे हैं, ठीक है। कमर्शियल बैंक्स का वैसे काम नहीं है आपके सेविंग एक्सेप्ट करना, उनका काम है आपको लोन ऑफर करना, है ना। आज के समय कोई सेविंग बैंक एग्जिस्ट नहीं करता। पीएसयू तो एक अलग चीज है। ये पीएसयू नहीं है। पीएसयू का मतलब होता है कंपनी, जैसे इंडियन ऑयल। इंडियन ऑयल एक होली गवर्नमेंट ओन्ड पीएसयू, होली तो नहीं है लेकिन वो एक पीएसयू है। LIC आज से 1 साल पहले तक होली गवर्नमेंट ओन्ड पीएसयू था, लेकिन आज उसके कुछ परसेंट शेयर मार्केट में है, तो उसमें कुछ प्राइवेट ओनरशिप आ गई, ठीक है। पीएसयू और बैंक्स दो अलग अलग चीजें हैं। बैंक अपने आप में एक पीएसयू होता है। तो क्या हुआ? नहीं, आप पीएसयू से क्या समझ रहे हो, सबसे पहले बताओ। हाँ, नहीं, आप पीएसयू को क्या समझ रहे हो? ठीक है। अरे भाई, जो गवर्नमेंट बैंक होते हैं वो भी कमर्शियल बैंक ही होते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक कमर्शियल बैंक है। तो प्रधानमंत्री जनधन खाते प्राइवेट बैंक भी खोलते हैं, ऐसा नहीं है कि वो केवल सरकारी बैंक खोलते हैं। दूसरी बात, सरकारी बैंक भी कमर्शियल बैंक होते हैं। क्यों? क्योंकि सरकारी बैंक आपको जब कोई लोन ऑफर करते हैं तो उसके बदले ब्याज लेते हैं ना आपसे, कमाई कर रहे हैं ना वो, और प्रॉफिट में भी है, तो वो कमर्शियल बैंक है। फाइनेंशियल इंक्लूजन आज के समय सारे बैंक कर रहे हैं, कम मात्रा में या ज्यादा मात्रा में, लेकिन सारे बैंक कर रहे हैं, ठीक। पीएसयू एक अलग कॉन्सेप्ट है। पीएसयू का मतलब होता है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, एक ऐसा संगठन जिसमें लगाए जाने वाला कैपिटल सरकार का है, वो पीएसयू होता है, ठीक। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक पीएसयू है क्योंकि उसमें सरकार के शेयर है। हाँ, गवर्नमेंट फंड से शुरू किया है, ठीक। अब कमर्शियल बैंक अपन ने देख लिया, ऐसे सारे बैंक जो कि प्रॉफिट के मोटिव से काम करते हैं। भारत में उनकी स्थापना बैंकिंग कंपनीज एक्ट 1956 के अंदर की जाती है। ठीक। इंडस्ट्रियल बैंक्स होते हैं जो कि इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज को प्रमोट करने के लिए बनाए जाते हैं, जैसे ICICI, ठीक है, जैसे IFCI, इंडियन फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। MSME माइक्रो एंड स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस होता है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस होता है। MSME इंडस्ट्री वाले टॉपिक में अपन देखेंगे। MSME एक टाइप की इंडस्ट्रीज होती हैं जिनका कैपिटल एक पर्टिकुलर लिमिट से कम होता है, उसको MSME कहते हैं, ठीक। फिर होते हैं लैंड डेवलपमेंट बैंक्स, जिनकी स्थापना जो होती है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने के लिए दिए जाने वाले क्रेडिट से संबंध में होती है। हाँ, रियल स्टेट में इन्वेस्ट करने के लिए होता है, लेकिन रियल स्टेट में अपार्टमेंट भी आता है, लेकिन लैंड डेवलपमेंट बैंक आपको अपार्टमेंट खरीदने के लिए पैसा नहीं देगा, वो आपको जमीन खरीदने के लिए पैसा देगा। उसका टारगेट ही केवल लैंड एक्विजिशन की तरफ होता है। बिल्कुल, नॉर्म्स तो होंगे ही, बिल्कुल नॉर्म्स होते होंगे उनके। अपन तो कैटेगराइजेशन देख रहे हैं उसका, ठीक। सेंट्रल बैंक मैंने देख लिया। कोऑपरेटिव बैंक होते हैं जो कि हमारे देश में कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 के अंतर्गत रजिस्टर्ड होते हैं,
कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912 के अंतर्गत रजिस्टर्ड होते हैं, उसको कोऑपरेटिव बैंक कहते हैं। कोऑपरेटिव बैंक काम वही करते हैं जो दूसरे कमर्शियल बैंक्स करते हैं, लेकिन उनका टारगेट जो होता है वो सैलरीड एम्प्लॉयज़, फार्मर्स, लेबर्स, इन लोगों को सुविधा प्रोवाइड करने के लिए होता है। ठीक। फिर एक होता है एक्सचेंज बैंक, जो आपको फॉरेन एक्सचेंज के सुविधा प्रोवाइड करते हैं, आपसे फॉरेन बिल डिस्काउंट करने का मतलब होता है आपसे खरीद के आपको उसके बदले में कुछ पैसा देते हैं। ज़रूरी है कि वो पैसा पूरा पूरा फेस वैल्यू के बराबर हो। अब अपन आते हैं, अच्छा, स्मॉल फाइनेंस बैंक और पेमेंट बैंक, ये दो नए कॉन्सेप्ट हैं। स्मॉल फाइनेंस बैंक जो होते हैं वो क्या बोले अपन, लोन देने का काम करते हैं, लेकिन वो छोटे व्यापारों को लोन देने के लिए ज़्यादा फोकस्ड रहते हैं। पर्सनल लोन भी देते हैं, लेकिन वैसे हाँ, पर्सनल लोन मतलब छोटे अमाउंट के लोन बांटने वाले जो बैंक्स होते हैं वो उनको इसलिए स्थापित किया गया क्योंकि कमर्शियल बैंक्स के रूल्स एंड रेगुलेशंस को ज़्यादा होते हैं, है ना। स्मॉल फाइनेंस बैंक जो होते हैं वो ज़्यादा इजीली लोगों को छोटे लोन्स अवेलेबल कराते हैं। ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं, नहीं देते नहीं है अक्सर। नहीं, ऐसा नहीं कि बिना कोलेटरल के देते ही नहीं है, देते हैं। यदि आपकी क्रेडिट वर्दीनेस उनकी नज़रों में अच्छी रहती है तो आपको कोलेटरल या कम कोलेटरल पे भी लोन देते हैं। भाई जो व्यापारी संस्थाओं को जो ओवरड्राफ्ट दिया जाता है तो वो लोन ही, लेकिन उसके बदले में वो कोई कोलेटरल नहीं ले रहा है आपसे, लेकिन उसके बदले में फीस ज़रूर लेते हैं, फीस लेते हैं, इंटरेस्ट लेते हैं। एक बैंक एक सुविधा प्रोवाइड करता है जिसको बैंक गारंटी कहते हैं, ठीक, बीजी। बैंक गारंटी ये होती है किसी व्यापारी की क्रेडिट वर्दीनेस देखते हुए बैंक एक सर्टिफिकेट जारी करता है कि हम इनकी 1 करोड़ रुपए की गारंटी लेते हैं, या कितने की भी, जितने की भी वो मांगता है। हाँ, बैंक गारंटी लेता है, मतलब ये हाँ किसी व्यक्ति की, अपने कस्टमर की, तो बैंक पे करेगा उसको। बैंक गारंटी लेता है अपने कस्टमर्स की, उसके बदले में वो बैंक गारंटी के बदले में फीस लेता है उससे। आप जितने समय तक के लिए वो सर्टिफिकेट वैलिड रहेगा उतने समय तक की उस कस्टमर को फीस देनी पड़ती है। लेकिन यदि वो डिफ़ॉल्ट करता है और जिसके पक्ष में वो बीजी जारी की गई है, जिसको देने के लिए वो बीजी जारी की गई है, उसको देने के लिए वो कस्टमर यदि डिफ़ॉल्ट कर जाता है तो उसके बदले में बैंक उसको पैसा देगा। बैंक इस बात की गारंटी लेता है, हम अगले 12 महीने तक इनकी 1 करोड़ रुपए की गारंटी लेते हैं। ठीक, तो बैंक जो है ना केवल आपको कोलेटरल फ्री लोन भी देता है बल्कि आपकी गारंटी भी लेता है। अब बनाते हैं बैंक के फंक्शंस के ऊपर। बैंक का सबसे बेसिक फंक्शन होता है डिपॉजिट एक्सेप्ट करना और लोन प्रोवाइड करना। ठीक, डिपॉजिट कितने प्रकार के होते हैं अपन डिस्कस कर चुके हैं, सेविंग डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट। ठीक, इतने टाइप के डिपॉजिट्स के माध्यम से वो पैसा लेता है, उस पर आपको ब्याज देता है, और दूसरी उसकी एक्टिविटी होती है लोन्स एडवांस करना। अलग अलग पर्पसेस के लिए आपके पास यदि पैसा नहीं है तो वो आपको पैसा उपलब्ध कराता है, जिसके बदले में वो आपसे इंटरेस्ट लेता है। ये बैंक के प्राइमरी बेसिक फंक्शंस हो गए। अब इसके अलावा सेकेंडरी फंक्शंस आते हैं, जो मतलब बैंक वैसे तो नहीं करता लेकिन आजकल लगभग सारे बैंक ये काम कर रहे हैं। सेकेंडरी फंक्शन में सबसे पहला होता है वो एजेंसी फंक्शन प्रोवाइड करता है या रिप्रेजेंटेटिव के रूप में एक्ट करता है। जैसे कि एजेंसी फंक्शन में सबसे पहला तो अपन ने देखा बैंक गारंटी प्रोवाइड करना, अपने कस्टमर की गारंटी लेने का काम। दूसरा काम होता है वो उनके बिहाफ में पेमेंट्स एक्सेप्ट करता है या प्रोवाइड करता है। किस तरह से? स्टैंडिंग ऑर्डर के बारे में सुना है आप लोगों ने, एसआईपी के बारे में सुना है? एसआईपी क्या होती है सुना है? सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। तो सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान चलता है जब एक कस्टमर अपने बैंक को स्टैंडिंग ऑर्डर देता है, एसओ स्टैंडिंग ऑर्डर देता है कि आप हर महीने की इतनी तारीख को हमारे अकाउंट से इस एजेंसी में इतना पैसा ट्रांसफर नियमित रूप से करिए। ये स्टैंडिंग ऑर्डर होता है। तो बैंक एज एन एजेंट हर महीने उस ऑर्डर के बिहाफ में उतना पैसा आपके अकाउंट से निकाल के दूसरे को पे करता है। उसको हर बार आपसे चेक की ज़रूरत नहीं है या हर बार आपसे जो है डिमांड ड्राफ्ट की उसको ज़रूरत नहीं है, ये आपके बिहाफ में पेमेंट करता है। इसी तरह से वो आपके बिहाफ में पेमेंट लेता भी है।
स्टैंडिंग विड्रॉवल प्लान भी होता है। यदि हमारा कोई पेंशन प्लान है तो हम बैंक को इंस्ट्रक्ट करेंगे कि आप इस एजेंसी से हर महीने इतना पैसा लीजिए, या जो नॉर्मल पेंशन है बैंक आपके बिहाफ में पेंशन का पैसा लेता है। हर बार आपको उससे पे इन स्लिप की या सेल्फ चेक की ज़रूरत नहीं होती, ठीक। वो आपके बिहाफ में रेगुलरली आपके बिहाफ में पैसा एक्सेप्ट भी करता है। ये हो गया एजेंसी फंक्शन। फिर वो आपके बिहाफ में सिक्योरिटीज़ को सेल और परचेज करता है। सारे बैंक ऐसा नहीं करते हैं, लेकिन जो डीमैट अकाउंट की सुविधा प्रदान करते हैं वो नियमित रूप से आपके बिहाफ में सिक्योरिटी सेल और परचेज करते हैं, ठीक। फिर बैंक जो होता है वो ट्रस्टी के रूप में भी काम करता है, यानी कि अपने कस्टमर्स की प्रॉपर्टीज़ के